everyone, myself Mukesh Gujar, PhD Science, मनोरमा पांडे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने मानव उत्सर्जन पढ़ा था, जो अपना सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र, उसमें मानव उत्सर्जन पढ़ा था। उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना जनन तंत्र। जनन तंत्र यानी जनन किसे कहते हैं? जनन सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला एक वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा अपने समान एक नए जीव का निर्माण करता है, अर्थात नए जीव को उत्पन्न करता है। जनन सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम इससे पहले पढ़ेंगे हम जनन का महत्व, यानी जनन का क्या महत्व है। जनन का महत्व यानी जनन के द्वारा ही जीव प्रकृति में अपनी जाति के अस्तित्व अर्थात निरंतरता को बनाए रखते हैं। यानी जनन का महत्व है जीव जनन के द्वारा ही अपने द्वारा ही प्रकृति में अपनी जाति की स्थिरता व स्थायित्व बनाए रखते हैं। यानी जीव जनन का मुख्य महत्व है कि जीव अपना जनन के द्वारा ही प्रकृति के अंदर अपनी जो जाति है उसका अस्तित्व अर्थात निरंतरता बनाए रखते हैं। स्थिरता, स्थायित्व में निरंतरता बनाए रखते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक ही जीव द्वारा संतान का निर्माण होता है। यानी इस लैंगिक जनन के अंदर संतति के निर्माण में एक ही जीव की आवश्यकता होती है और मुख्य रूप से यह है एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन है वो एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा है, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। इसके बाद आता अपना लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन है जिसके अंतर्गत नर और मादा दोनों युग्मकों के संलयन से क्या होता है? संतति का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। अर्थात इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर व मादा युग्मकों के संलयन से उत्पन्न संतति का निर्माण क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। और हमारे शरीर के अंदर यानी मानव शरीर के अंदर जो लैंगिक परिपक्वता है वो 18 से 19 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाती है। यानी जो लैंगिक परिपक्वता है, लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। लेकिन अपना जो लैंगिक परिपक्वता है वो 18 से 19 वर्ष की आयु में
प्रारंभ हो जाती है और 12 से 15 वर्ष की उम्र में 12 से 15 वर्ष की उम्र में यौन आरंभ प्रारंभ होता है। यौन आरंभ प्रारंभ होता है इसमें मानव में 12 से 13 वर्ष की उम्र में यौन आरंभ प्रारंभ होता है, अर्थात द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। यानी जो 12 से 13 वर्ष की उम्र 15 वर्ष की उम्र है, इसके अंदर हमारे शरीर में क्या होता है मानव में द्वितीयक गौण लैंगिक जो लक्षण है उनका क्या होता है, विकास होता है। तो यानी द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण किसे कहेंगे? 12 से 15 वर्ष की उम्र में हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, अर्थात यौन आरंभ के समय जो प्रारंभ यौन आरंभ के समय हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। यानी जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है, इनका जो विकास होता है वो लड़कों में तो 12 से 15 वर्ष की उम्र में होता है, अर्थात महिलाओं के अंदर या लड़कियों के अंदर 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, 13 से 14। यानी लड़कों में यौन आरंभ 12 से 15 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, जबकि लड़कियों में यौन आरंभ का प्रारंभ 13 से 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। और इस यौन आरंभ के प्रारंभ होने के कारण लड़कों के और लड़कियों के शरीर में एक हार्मोन स्रावित होता है। यानी जो लड़कों हैं इसके अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन स्रावित होता है, और लड़कियों के अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन अर्थात एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन स्रावित होने के कारण हमारे शरीर के अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात कुछ परिवर्तन आना स्टार्ट होता है किशोर अवस्था के अंदर, इस उम्र के अंतर्गत। यानी लड़कों के अंदर इसके क्या लक्षण हैं? नंबर 1, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। नंबर 2, आवाज का भारी होना। गुप्त अंगों पर बालों का आना। यानी जो यौन आरंभ होता है 12 से 13-15 वर्ष की उम्र के अंदर लड़कियों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसके कारण हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, गुप्त अंगों पर बालों का पाया जाना, त्वचा का कठोर होना इत्यादि। इसके बाद जो महिलाओं के अंदर हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन, इसके कारण भी इसके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आवाज का पतली होना, त्वचा का मुलायम होना, स्तनों का विकास होना, गुप्त अंगों पर बालों का आना, मासिक धर्म, मासिक चक्र, ऋतुस्राव इत्यादि का आना। महामारी, मासिक धर्म,
का आना। ये इत्यादि लक्षण एस्ट्रोजन हार्मोन एक्स के कारण महिलाओं में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, आने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जिनकी आवाज पतली होना, त्वचा का मुलायम होना, जिसके स्तन होते हैं उनका विकास होना, गुप्त अंगों पर बालों का पाया जाना, वो जो मासिक धर्म है, मासिक चक्र है, ऋतुस्राव है, उसका आना प्रारंभ हो जाता है इसके कारण। इसके बाद आता है अपना जो जनन है। जन्म किसे कहेंगे, यानी जन्म वह प्रक्रिया है जीवों द्वारा वह संपन्न क्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने समान संतति का निर्माण करना, अपने समान जीव का निर्माण करना क्या कहलाता है, जन्म कहलाता है। और जन्म मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जन्म मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जनन, जनन वह जीवों की वह संपन्न क्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनन। और जनन है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र दो प्रकार का। आज हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की, यानी नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, यानी शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंग और शुक्राणु को पहुंचाने वाले अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। यानी शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंग तथा शुक्राणु को योनि तक पहुंचाने वाले अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। जिसको मुख्यतः कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वृषण कोश, वृषण कोश। नंबर 2 शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। नंबर 3 शुक्राशय। नंबर 4 प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। नंबर 5 मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। और नंबर 6 सीसन। ये जो प्रमुख रूप से 6 अंग है, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे अपना वृषण कोश जिसके अंदर 2 वृषण पाए जाते हैं, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और सीसन। ये सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वृषण इसका नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। जो शुक्राणु उत्पन्न करने वाले हैं, वो शुक्राणु को पहुंचाने वाले सारे मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, जो मादा की योनि तक छोड़ जाते हैं। इसके अंदर अपना जो सबसे फर्स्ट आता है वृषण कोश। वृषण कोश यानी वृषण कोश हमारी उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर हमारे टांगों के मध्य पाया जाने वाला एक अंग है, अर्थात ये अपनी उदर गुहा के बाहर पाया जाने वाला अंग है, जो एक जोड़ी पाई जाती है। प्रमुखतः एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, अर्थात 2 वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी, जिसकी आकृति अंडाकार संरचना। अंडा जो गुलाबी रंग का होता है, इसका जो रंग होता है वो होता है गुलाबी। वह संरचना अंडाकार होती है, यानी जो अपने वृषण कोश के अंदर जो वृषण है, एक जोड़ी पाई जाती है, जिसकी आकृति गुलाबी, अंडाकार और गुलाबी रंग के होते हैं, जिसकी लंबाई लगभग, इसकी जो लंबाई है वृषण की 2 से 5 सेंटीमीटर मानी जाती है, और जो इसकी मोटाई है वो
3 से 4 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी जो वसन है वो हमारे वसन कोश के अंदर ऊर्ध्वाधर में नीचे की ओर स्थित होता है, बाहर की ओर। इनका जो वसन कोश का तापमान है हमारे शरीर के तापमान से क्या होता है, निम्न होता है, अर्थात कम होता है, क्योंकि ठंड के समय हमारे जो शुक्राणु क्या बनते हैं, अधिक बनते हैं। इस कारण जो हमारे शरीर का तापमान से वसन कोश का तापमान क्या होता है, कम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। वसन कोश के बाद अपना जो तीसरी आती है वो आती है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी वसन कोश से शुक्राणु को, यानी जो अपना वसन कोश है, तो शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, जो एक पतली लंबी नलिकाकार नली है, जिसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी जो अपनी शुक्र वाहिनी उसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर मानी जाती है, जो वसन कोश से शुक्राणु को कहां तक पहुंचाने का कार्य करती है, शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद अगला स्टेप अपनी आती है शुक्राशय। शुक्राशय एक मूत्राशय के नीचे थैलेनुमा अंग है, जो शुक्राणु संचय का कार्य करता है। यानी जो शुक्रवाहिनी है वो वसन से शुक्राणु लाके कहां इकट्ठा करती है, अपने शुक्राशय में करती है, जो मूत्राशय के नीचे थैलेनुमा आती है, और यहाँ पे आके शुक्राणु का क्या होता है, संचय होता है। शुक्राणु का संचय होने के बाद शुक्राशय एक तरल पदार्थ स्रावित करता है, जो हमारे वीर्य निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। और इसके बाद अगला आता है अपनी जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि ये अखरोट के समान आकृति की एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। जो अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि है यह अखरोट के समान बाह्य स्रावी ग्रंथि है, जो प्रमुख रूप से क्या करती है, जो इसके अंदर एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, श्रवण होता है, जो वीर्य का कितना भाग बनाता है, 25 से 30% भाग बनाता है, वीर्य का भाग बनाता है, और वीर्य को क्या करती है, ऊर्जा व गति प्रदान करती है। इसके बाद अपना आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग अपने पाचन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था। मूत्र मार्ग है जो अपना मूत्राशय है, उसके नीचे एक छोटी पेशी लंबी नलिकाकार नली होती है, जो नीचे की ओर जाती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग के द्वारा जो मूत्र है अर्थात जो तरल पदार्थ है उसका क्या कर दिया जाता है, निष्कासन मार्ग त्याग दिया जाता है। ये मूत्र स्रावण, इस मूत्र मार्ग की लंबाई है जो पुरुषों के अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर मानी गई है, तथा महिलाओं के अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर मानी गई है। जो धीरे धीरे मूत्र है या शुक्राशय या प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर जो तरल स्रावण होता है पदार्थों का, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। इसके बाद जो मूत्र मार्ग के बाद अगला अपना आता है सीसन। ये अपना सीसन है, ये इसका सीसन मुंड आगे का भाग है। सीसन एक गोल बेलनाकार अंग होता है, बेलनाकार अंग होता है, जो अपना वसकोश है अर्थात अपनी जो टांगे हैं उसके बीच में लटकता रहता है। ये बेलनाकार, यह शिथिल आधार मतलब शिथिल अंग होता है, और ये मैथुन क्रिया के समय उत्थानशील होकर जो हमारे शुक्राणु है वो कहां तक पहुंचाने का कार्य करता है, माता की योनि तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह एक बेलनाकार अंग है जो शिथिल अवस्था में अर्थात शिथिल अवस्था में रहता है, और उत्थानशील मैथुन क्रिया के समय उत्थानशील होकर जो शुक्राणु है वो माता की योनि तक इसके द्वारा छोड़े जाते हैं। थैंक यू।